नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस मुल्क की साख, देश की साख, डिग्निटी ऑफ नेशन के लिहाज से आज की जो खबर है अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं है। और खबर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। पहली बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, उन पर विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। और उपराष्ट्रपति यानी जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, राज्यसभा चलाते हैं। इन पर आरोप है कि ये बीजेपी का साइड लेते हैं, ये निष्पक्ष नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर पेश आते हैं। और अडानी पर जब आरोप लगते हैं तो अडानी को बचाते हैं और अडानी के खिलाफ जो बोलता है, पहले भी देखा गया कि वो उस सांसद को सस्पेंड कर देते, बाहर कर देते, यानी अडानी पर बोलने नहीं देते। मोदी और अमित शाह पर अगर कोई आरोप लगाता है, भले ही उसमें तथ्य हों, उसको बोलने नहीं दिया जाता, डिस्करेज किया जाता है। और धनखड़ साहब जो मोदी जी के बड़े करीबी हैं, उन पर यह भी आरोप है कि वो बहुत से विपक्ष के सांसद हैं जिन पर तंज करते हैं, कटाक्ष करते हैं, जो गरिमा के खिलाफ है। और कटाक्ष करते करते उन्होंने जया भादुड़ी बच्चन का कहना है कि उनको भी नहीं छोड़ा, जया भादुड़ी बच्चन तक को नहीं बख्शा। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम अ पर्सन। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। अब दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपमान, एक तरह से देश का ही अपमान है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके दोषी मोदी जी हैं, ना वोटर है ना देश है, इसके दोषी मोदी जी हैं। अगर मोदी जी ने मेरिट पर, प्रतिभा पर कोई बेहतर आदमी उपराष्ट्रपति बनाया होता, राज्यसभा का चेयरमैन बनाया होता, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इतना पक्षपात हो रहा है कि पानी अब गले से ऊपर आ गया, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही। यानी अगर मोदी जी ने सही आदमी चुना होता तो इतनी बदनामी नहीं हो रही होती। A no confidence motion against वाइस प्रेसिडेंट धनखड़। खबर आपको बता दें, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। इंडिया ब्लॉक पार्टीज आर mulling to move a no confidence motion against राज्यसभा चेयरपर्सन। और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 70 हस्ताक्षर हो गए हैं। अब दोस्तों, अगर देश का प्रोटोकॉल देखा जाए, हायरार्की देखी जाए, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं। यानी जो नंबर 2 पायदान पर देश की खड़ा है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। ये मामूली खबर नहीं है। लेकिन विपक्ष इसलिए यूनाइट हो गया क्योंकि आज मेरी कई सांसदों से फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब मजबूरी थी। जैसे मैंने पहले कहा कि पानी गले से ऊपर आ रहा था, हर विपक्ष का नेता परेशान था, कोई मुद्दे नहीं उठा सकता था, कोई अडानी पर नहीं बोल सकता, कोई करप्शन पर नहीं बोल सकता, कोई मोदी की आलोचना नहीं कर सकता, कोई अगर अमित शाह पर बोल दे उस पर जो है टीका टिप्पणी हो जाती थी, बोलने नहीं दिया जाता था। और लिहाजा 70 से ज़्यादा, ऐसी खबर है 70 से ज़्यादा सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं उस रेजोल्यूशन पे, उस प्रस्ताव पर, जिसका नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अब नोटिस कांग्रेस क्या देगी, क्या रणनीति, मैं आगे एक्सपर्ट के साथ बताऊंगा। लेकिन मैं ज़रा चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन क्या है, संविधान हमारे देश का क्या कहता है। क्या उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ही कैन बी रिमूव्ड, उनको कुर्सी से उतारा जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? अब अगर आप संविधान देखें, देश का संविधान देखें, तो धारा 67B, उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा। शर्त यह है कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे, उसको एंडोर्स कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। खतरा तो है। अब दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, इसमें नोटिस जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका नोटिस इस सत्र में दिया जाएगा या आगे के सत्र में दिया जाएगा, क्या रणनीति होगी, इस पर मैं आगे एक्सपर्ट से बात करूंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन,
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी ने इतनी बड़ी पोस्ट, या कोई सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है, कोई जिले के कप्तान की पोस्ट नहीं है, कोई जिलाधिकारी की नहीं है, इट्स अ वेरी बिग पोस्ट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री से ऊपर भी खड़े हैं वो, प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी ऊपर है उपराष्ट्रपति। क्या मोदी जी ने गलत आदमी चुना? विपक्ष का कहना है कि साहब मोदी जी ने मेरिट पर, उनकी जो चॉइस थी वो मेरिट पर नहीं थी, उन्होंने एक चापलूस को चुना, ये आरोप है। जयराम रमेश जैसे लोग लगा रहे हैं कि साहब आपने उस आदमी को चुना जो आपकी चॉइस का था, जिसे आप निजी तौर पर, जिसको आप पसंद कर रहे थे, मेरिट पर पसंद नहीं कर रहे थे। आपने देश के लिए नहीं चुना, आपने अपने लिए चुना, जो आप कहें वो आदमी काम करे। इस वजह से नौबत आई। और सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी ने धनखड़ टाइप जैसे बाकी जगहों पर भी इसी तरह के लोग चुने, चाहे वो रिजर्व बैंक का गवर्नर हो, चाहे वो किसी राज्य में प्रदेश का राज्यपाल हो, या कहीं का उप मुख्यमंत्री हो, या जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो उसको राज्य दे दिया हो, सौंप दिया हो। क्या मोदी जी ने इस तरह के फैसले लिए हैं? और क्या इस तरह के लोगों को बढ़ा रहे हैं? उसमें अडानी भी एक नाम हो सकते हैं, और लोग भी हो सकते हैं। क्या मोदी जी मेरिट पर इस देश को आगे नहीं ले जा रहे और देश का नुकसान हो रहा है? पर्सनल चॉइस ज़्यादा हावी रहती है, कैसा है, इस पर भी मैं बात करूंगा। खबर बड़ी है। अब दोस्तों, आज मैंने 3 खास एक्सपर्ट्स को बुलाया। मैंने हेमंत अत्री साहब को बुलाया, कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी होगी। अशोक वानखेड़े पार्लियामेंट देखते हैं, उमाकांत बखेड़ा पार्लियामेंट देख रहे हैं 30-35 वर्षों से, उनको बुलाया है। राज्यसभा में भी कई लोगों से बात करिए। इस खबर पे तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरा टेक क्या है। मेरा टेक ये है कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इन पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इन पर निष्पक्षता का आरोप लग रहा है, अगर उंगली पहली बार हम अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट पर लगा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा टेक ये। ऐसा ना होता तो बेहतर होता, लेकिन विपक्ष का कहना है कि साहब अति हो गई थी, इसलिए मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। बहरहाल जो भी है, बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस सवाल की तह में जाने की कोशिश कीजिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, पुलिस कप्तान नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, तहसीलदार नहीं, सेक्रेटरी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर आरोप लग रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मेरा जो टाइगर सवाल है, आप संसदीय राजनीति देख रहे हैं, दिल्ली में आप राजनीति कवर कर रहे हैं, बरसों बरस आपको हो गए, क्या आप विपक्ष के इस फैसले से सहमत हैं कि उपराष्ट्रपति, देश का नंबर 2 नागरिक, राष्ट्रपति के बाद, क्या उपराष्ट्रपति का इस तरह से अपमान करना, ये नौबत आ गई थी? आप क्या विपक्ष के स्टैंड से सहमत है, या आपको लगता है कि अभी भी मौका है भाई कंप्रोमाइज कर लिया जाए, बेइज्जती ना की जाए उपराष्ट्रपति की, या मोदी जी ने आदमी ही ऐसा चुना कि जिसके खिलाफ ऐसा होना ही था? भारत का दुर्भाग्य है कि धनखड़ साहब उस पोस्ट पे बैठे। पॉइंट नंबर 1, मोदी जी ने उनको जो सूट होता है उसी को भेजा। मोदी जी को ऐसे ही लोग चाहिए। नहीं, कैसे लोग चाहिए भाई, खुलकर बताइए टाइगर। मोदी जी को पार्टी के स्पोक्स पर्सन ही चाहिए। वो जब गवर्नर थे बंगाल में तो क्या करते थे सबको पता है, जब यहां आए तो वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन करके बात करते हैं। सदन में छोड़िए, सदन के बाहर जब भाषण देने जाते तो क्या करते हैं? क्या उन्होंने कहा नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने, एक संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया था कि आप कितना भी अमेंडमेंट करिए लेकिन संविधान के ढांचे को हम बिगड़ने नहीं देंगे। उन्होंने उस निर्णय को ही गलत बताया। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि कोई संविधान का ढांचा नहीं होता। मतलब आप संविधान पूरा रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। क्या ये रॉन्ग चॉइस थी मोदी की? ऐसा यस, मोदी जी की सही चॉइस थी। देश का दुर्भाग्य था कि गलत आदमी उस पद पे बैठा है। ये जरूरी थोड़ी कि मोदी जी की चॉइस सही हो। इस देश में अच्छे अच्छे आरबीआई के गवर्नर हो गए जिन्होंने कहा कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको निकाला गया। आपको यदि स्पोक्स पर्सन चाहिए, अब आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग में जो आयुक्त बैठे, चीफ आयुक्त बैठे हैं, वो किसका चॉइस है? मोदी जी का चॉइस है। मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे बढ़िया आदमी नहीं है, और लोकतंत्र के हिसाब से इतना बड़ा लोकतंत्र पे धब्बा नहीं है। टाइगर ने एक बड़ी बात कहती कि मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही आदमी। मोदी जी की चॉइस, उनकी अपनी चॉइस परफेक्ट है, लेकिन देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए चॉइस जो है
ये बेहद खराब है, ये बता रहे हैं। एक बहुत एक्सट्रीम एंड है, यानी जो देश के लिए बिल्कुल खराब है वो मोदी जी के लिए सबसे अच्छा है। और यही मैं इस सवाल पूछना चाहूंगा हेमंत अत्री जी से। अत्री साहब, आप तो बहुत पहले से देख रहे हैं इनको, ये तो आपके इलाके के हैं साहब, और आप धनखड़ साहब को तब से देख रहे हैं जब ये जनता दल में थे, फिर जनता दल छोड़ के कहीं ये फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस के टिकट से लड़ा, फिर हारे, फिर घूमते घामते एक दरवाजा बंद दूसरा दरवाजा खोलते हुए बीजेपी में चले गए। 2016 में मोदी ने इनको लीगल हेड बना दिया। ऐसे कौन से सुर्खात के पर लगे थे कि जो आदमी को टिकट नहीं मिल रहा था लोकसभा में, उस आदमी को गवर्नर बना दिया, गवर्नर के बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। मोदी जी को ऐसा कौन सा टैलेंट दिख गया, ऐसे कौन से सुर्खात के पर दिखे, ये बताइए, ऐसी क्या वजह है? दीपक जी, मूल रूप से धनखड़ साहब झुंझुनू के रहने वाले हैं, राजस्थान के। ओके, आपके पड़ोस रहने वाले हैं जी। और इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है राजनीति में। ये ऐसा नहीं है कि घाट घाट का पानी पीकर तजुर्बेकार आदमी, हर पार्टी में रहे हैं। चौधरी देवीलाल के भक्त हुआ करते एक जमाने में, केंद्र में उप मंत्री रहे थे, आपको याद होगा, विधायक भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद इन्होंने वकालत भी की है और उसके बाद ये आरएसएस के थ्रू होते हुए बीजेपी के अंदर जाके पदस्थापित हो गए उनकी लीगल सेल के अंदर। मूल रूप से अगर आप जानना चाहें तो ये पीआर के आदमी, और पीआर के आदमी की क्या खासियत होती है? आप कब से जानते हो इनको, धनखड़ को? धनखड़ साहब को जब ये उप मंत्री थे तब से इनकी चर्चा हम लगातार सुनते हैं, देखते हैं। चौधरी देवीलाल विलिंगडन क्रीसेंट में रहते थे, ये जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास में, तो यहाँ वहां पर ये अक्सर पाए जाते थे, अक्सर। अच्छा, चौधरी देवीलाल के यहाँ बैठकी करते थे ये? नहीं, बैठकी तो हम करते थे, ये तो सेवकों में होते थे वहां पर। ओह, अरे बाप रे बाप। लखेड़ा साहब भी होते थे वहां पर, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये पीआर के आदमी है, और पीआर के आदमी की एक खासियत होती है, उसको ये पता होता है कि तेरे बॉस को क्या चाहिए। तो कहने को तो ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद नंबर 2 पर पद स्थापित है, लेकिन ये बॉस आज भी मानते हैं, संविधान को नहीं मानते, ये मोदी जी को ही मानते हैं। और मोदी जी की क्या चाहत है, नात पसंद है, वो इनको बहुत अच्छे से पता है। जब ये बंगाल के गवर्नर बन के गए थे तो इनका जो रोल था, जो इनका अभूतपूर्व शर्मनिरपेक्ष योगदान था एक राज्यपाल के तौर पर, उसका प्राइज इनको मिला था उपराष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि राजस्थान का चुनाव आ रहा था, आपको ध्यान है। तो एक पर्टिकुलर बिरादरी के वोट पाने के लिए इनको एलिवेट किया गया था। और परिस्थितियां देखिए कैसे बदलती है। जब वाइस प्रेसिडेंट इनको चुना गया तो ममता बनर्जी ने इनका सम्मान करते हुए, क्योंकि ये वहां के राज्यपाल रहे थे, अपने अलायंस का साथ ना करके बीजेपी का साथ दिया इनके चुनाव में। एक तरीके से जो आज ये घटनाक्रम हो रहा है दीपक जी, इसको एक न्यूट्रल अगर आप एम्पायर की तरफ से देखेंगे तो ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व है। लेकिन ये अर्जित किया है, ये अर्जित किया है जयदीप धनखड़ ने अपने व्यवहार से। आपको अगस्त ध्यान है, जया बच्चन के साथ इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था चेयर पे बैठ के। जी, आप सेलिब्रिटी हो, आप कुछ भी हो, आप ये हो, मैं चेयर की बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये भाषा नहीं होती, संयम रखना होता है। आप अभिषेक मनु सिंघवी का मामला ही देख लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी का तो कमाल है साहब। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला जिसमें इंडाइटमेंट फाइल हो चुकी है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 50,000 रुपए का एक प्लांटेड मामला जिसकी कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं है, उस पर आप सदन में चेयर पर बैठ करके और सदस्य का नाम ले रहे हैं विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। तो ये एक खास तरह का, अच्छा आज तो कमाल ही कर दिया, आज उन्होंने सारी नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेना चाहिए था जगदीप धनखड़ को? जब तक आपका कोई इस तरह की चीज स्टेब्लिश ना हो, आप नाम कैसे ले सकते हैं? और जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने इस बात पे आपत्ति की, क्या आप ऐसे नाम मत लीजिए, पहले तथ्यों को स्टेब्लिश कीजिए, सबूत जुटाइए, उसके बाद नाम लीजिए। और ये सच भी है, वो पैसे तो किसी के भी गिर सकते हैं। आपकी सीट पर मैं भी तो बैठ सकता हूं दिन में आकर के, मेरे भी तो गिर सकते हैं अगर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले लें तो। और आज जो जगदीप धनखड़ ने किया है उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते दीपक जी। आज जो जॉर्ज सोरोस वाला मामला था, आप अडानी का नाम लेते ही तो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। और शून्य काल के दौरान विपक्ष के खिलाफ जॉर्ज सोरोस का कथित मामला, वो है कि नहीं है पता नहीं है, गॉड नोस। और उस पर बीजेपी के सांसदों को कोई किसी ने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं, आप नाम ले लेके कह रहे हैं कि आप बोलिए आप बोलिए। आपका क्या मतलब था कि आप विपक्ष को डिमीन कर रहे थे, विपक्ष को सरकार के इशारे पे कर रहे थे। शून्य काल में 2 मिनट का समय होता है बोलने का हर एक आदमी को, आप कर क्या रहे थे वहां पर? तो आप सरकार की पीआर मशीनरी को हेड कर रहे हैं क्या हाउस के अंदर? आप अभी तक देखिए, पूरा जो सेशन चल रहा है अब तक, विपक्ष के नेता है खड़गे साहब, उनको नहीं बोलने देते,
किसी को नहीं बोलने देते। आज वही तृणमूल कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव पर साइन करने को मजबूर हो गई, जो अदरवाइज अडानी के मामले में कांग्रेस से अलग दिख रही थी। मतलब समझिए, वही ममता बनर्जी की पार्टी जिसने चुनाव में इनकी मदद की अपने सिद्धांत के खिलाफ जाते हुए भी, उसके बावजूद आज उनकी पार्टी भी साइन कर रही है अविश्वास प्रस्ताव पे। इसके मायने समझिए, ये अर्जित किया है अपने व्यवहार से, अपनी हरकतों से। उन्होंने जो इस दायस पे बैठ के कहा है, आप दीपक जी सोच नहीं सकते कभी उन्होंने क्या क्या कहा आरएसएस के बारे में। आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, आरएसएस के बारे में मैं ये नहीं सुनूंगा। मतलब आप वहां पर आरएसएस के पीआर है क्या? चेयर का काम ये होता है क्या? बीजेपी ये बात कहीं समझ में आती है। जितने भी एक जो संवैधानिक परंपराएं, मान्यताएं, मर्यादाएं होती है, एक बताइए मुझे जो धनखड़ ने नहीं तोड़ी हो, एक। तो उन्होंने ये अर्जित किया है और विपक्ष को मजबूर किया है। सबको पता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रू नहीं होगा। 14 दिन का नोटिस है, ठीक बात है, लेकिन इसका जो मैसेज जाएगा डाउन द लाइन, आप देखिए विपक्ष को किस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव हरवा दिया चुनाव आयोग ने। उसके बावजूद भी उन्होंने संयम रखा और राजीव कुमार जैसे व्यक्ति के खिलाफ भी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक लेके नहीं आए। तो आप रिटायर हो जाएंगे 2 महीने बाद। लेकिन उपराष्ट्रपति ने उनका गला, जब पानी होता है ना सिर के ऊपर चला जाए, तो विपक्ष के पास कोई विकल्प कहां बचा? और सवाल क्या है, अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, सारी बात होगी। एक तो पहली बात तो जयदीप धनखड़ के खिलाफ बहस होगी, वो पद पर नहीं होंगे, कुर्सी पर नहीं होंगे, सामने आसन पे नहीं होंगे, और विपक्ष को वो सारी बातें कहने का मौका मिलेगा जो अब तक रोकी जाती रही रूटीन कोर्स के अंदर। अब क्या कर लेंगे जगदीप धनखड़ और क्या मोदी कर लेंगे? तो इसलिए कई बार कहते हैं कि समझदार दुश्मन जो है ना वो ज्यादा बेहतर होते हैं। धनखड़ साहब ने केवल इस पद की गरिमा नहीं गिराई, पूरी भाजपा सरकार की चॉइस ऑफ पीपल, उनकी सोच। मोदी जी की क्या खास खासियत है कि वो मोनोलॉग को पसंद करते हैं, तो संसद में मोनोलॉग ही तो करवा रहे हैं जब से जगदीप धनखड़ आए, इनको तो बोलने नहीं देते। तो दिस इज बड़ी बात कही दीपक जी, दिस कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अत्री साहब ने कहा कि पानी गले के ऊपर तक आ चुका था। जिस तरह का कंडक्ट था मिस्टर जगदीप धनखड़ का, ये नौबत आनी ही थी, ये लाजमी था, ये होना ही था जो विपक्ष कर रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी एक तरह का देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है। ऐसा नहीं हुआ, एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है इस देश में कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं जो अत्री साहब ने कही, वो ये कही कि साहब ये एक समय में दरबारी हुआ करते थे। जब चौधरी देवीलाल की तूती दिल्ली में बोल रही थी और लखेड़ा साहब और अत्री साहब रिपोर्टिंग करने जाते थे पेन और डायरी लेके, तब ये वहां दरबार लगाते थे। और एक दरबारी को इस ओहदे पे पहुंचाने से पहले मोदी को 100 बार सोचना चाहिए था। लेकिन टाइगर कह रहे हैं कि मोदी अपने चॉइस के हिसाब से सोचते हैं कि आदमी उनको कितना सूट करता है, देश को कितना सूट करता है, ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। लखेड़ा साहब मुझे ये बताइए, चलिए बात हो गई धनखड़ साहब की, बहुत बात हो गई, ये बताइए कि क्या अगर कांग्रेस वाकई ही ये कैंपेन को इनिशिएट कर रही है तो बाकी जो अपोजिशन, भाई प्रोफेसर राम गोपाल है, स्टालिन के लोग हैं, शरद पवार के इक्के दुक्के लोग हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे हैं और भी तमाम पार्टियां हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं, फिर तृणमूल एक बहुत बड़ा धड़ा है। क्या ये सारी पार्टियां आपको लगता है, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, ये एक होंगी, एक हो जाएंगी? क्या धनखड़ से सभी परेशान हैं मिस्टर लखेड़ा? देखिए ऐसा है कि धनखड़ जैसे व्यक्ति जब से इस कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने एक ही काम किया कि मोदी जी का जो एजेंडा है विपक्ष मुक्त संसद, उस पताका को उन्होंने फहराया है। और मैं मानता हूं कि ऐसी सूरत में धनखड़ जी को लाने वाले ज्यादा बदनाम हुए हैं बजाय कि धनखड़ के। ये धनखड़ का कौन लेके आया? गुजरात लॉबी लेके आए, मोदी जी लेके आए, अमित शाह लेके आए, यही सब लेके आए। और आज उन्होंने धनखड़ जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी को धनखड़ साहब ने बदनुमा दाग लगाया है, जिसकी मिसाल भारत की संसदीय हिस्ट्री में मिलनी मुश्किल है। उन्होंने सबसे ज्यादा बार अपोजिशन के सांसद, जब सबसे ज्यादा संख्या में विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया, और जो बोल रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया, उनको महीनों के लिए हाउस में नहीं घुसने दिया। इवन कई तरह के अड़ंगे लगाए कि वो दोबारा फिर सस्पेंड हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर समूचा विपक्ष
एकजुट है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है या लाने वाला है। अगर मुझे लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव इस सेशन में टेक्निकल ग्राउंड पे आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि 14 दिन का नोटिस होता है और ये अगर उन्होंने नोटिस दिया भी तो वो लैप्स हो जाएगा 24-25 तारीख को, क्योंकि 14 दिन से पहले वो देना पड़ता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगले सेशन में जरूर आएगा, क्योंकि अपोजिशन उनको बख्शने के मूड में नहीं है। मैं हाउस में था आज, मैं आज संसद में था और मैंने देखा, लोगों से बातचीत की तो बहुत गुस्सा था और पूरे टारगेट पर है वो। और दूसरी बात यह है कि ये जो उनकी जो जिसको कहते हैं बायसपन, उनका जो पक्षपात है धनखड़ साहब का, वो पक्षपात खुलेआम दिखता है और वो अपोजिशन को टीका टिप्पणी करते हैं, बात बात पर बोलने ही नहीं देते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सत्ताधारी पार्टी के एमपीज को उकसाते हैं कि आप अपोजिशन को के खिलाफ उलझुल बकवास करने के लिए फ्लोर को ओपन करते हैं। और अभी जो कांड हुआ है 50,000 रुपए वाला, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है वो केवल धनखड़ जिम्मेदार है। और मैं तो ये मानता हूं कि धनखड़ ने इस पूरे मामले में जो रोल निभाया है उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी मांग करनी चाहिए कि धनखड़ को जब हाउस के जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है वो कोई चीज अगर मिलती है तो वो सेक्रेटरी जनरल को खबर की जाती है। इस मामले भी सेक्रेटरी जनरल को खबर की गई होगी। तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस किसी शरीफ आदमी को पकड़ लेती है गाड़ी रोक करके और वो उसके हाथ में चरस गांजा होता है और उसकी जेब में डालती है और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और बाद में कहती है कि साहब ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया, आपकी जेब में ये चरस गांजा पकड़ा गया, उसको जेल में डाल देती है और मेरी जानकारी के अनुसार सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। तो ऐसा जो स्टेट मैनेज्ड है, इस तरह का मुझे शर्मनाक है कि धनखड़ ने संसद के जो पटल है, राज्यसभा का जो पटल है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया और बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच के सो मोटो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा पकड़ा गया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ना केवल नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बल्कि महाअभियोग होना चाहिए। इनके खिलाफ जो भी कानूनी लड़ाई हो सकती है उस लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कलंकित व्यक्ति, लखेड़ा साहब ऐसा कलंकित व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो व्यक्ति जो है उस पद पर बैठने के काबिल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। जी ऐसा है लखेड़ा साहब, अक्सर सियासत में जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं उन्हीं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी आता है। टाइगर, एक चीज मैं आपसे पूछना जरूर चाह रहा हूं। आज मुझे कुछ लोग बता रहे थे, राज्यसभा के रिपोर्टर, की धनखड़ साहब की पहली बार चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थी, हवाइयां उड़ी थी उनके चेहरे पे। उनका जो स्टाफ कह रहा था कि साहब थोड़ा टेंस हैं, साहब थोड़ा टेंस हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई मेरे देश का उपराष्ट्रपति, जिस पर मुझे गर्व होना चाहिए, सबको होना चाहिए, मैं ये कहूँ कि मेरे देश का उपराष्ट्रपति घबराया हुआ, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टेंस थे चेहरे पर, कहीं ना कहीं एक टेंशन था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी। क्या आपको लगता है धनखड़ साहब को ये इल्म नहीं था कि नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, या उनको लग रहा था कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, जिसको चाहो उसकी ऐसी तैसी कर दो, उनको ये लग रहा था? क्या उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है? मैंने आपको वही कहा दीपक जी, सवाल नो कॉन्फिडेंस मोशन पास या फेल होने का नहीं है, सवाल है नो कॉन्फिडेंस मोशन का आने का ही। जहां तक मेरा ये है, मुझे लगता है हमारे में सबसे ज्यादा उमाकांत जी है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अभी तक नहीं आया, ये पहली बार हो रहा है। और ये एक संवैधानिक पोस्ट के खिलाफ जब ये होता है और ये उसके मिसकंडक्ट के लिए है, जो वो लोगों को दिखता है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीडिंग आज टीवी पे दिखता है, लोग देखते हैं, लोगों को भी समझ में आता है, आम आदमी भी कहता है कि यार ये तो बोलने भी नहीं देते, ये क्या बात करते हैं यार। आज मुझे बताओ, सोरेस को लेकर लगातार बातचीत चलती रही, वहां पे तो किसी ने नहीं कहा कि ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, सब रिकॉर्ड पे चला गया सोरेस को लेके बात। वो तो विदेशी आदमी है, उसका क्या लेना देना। लेकिन अपने देश का उद्योगपति अडानी का नाम लेते से इनको साफ सुन जाता है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मतलब कई बार तो ये लगता है कि ये मोदी जी के आदमी है, ये बीजेपी के आदमी है, ये अडानी के आदमी है, कि है कौन भाई? ये एक पैकेज के तहत है, पूरा पैकेज के तहत, पैकेज के तहत यही कहूं मैं, क्योंकि अडानी जी को पूरा प्रोटेक्ट करके चलते वो उसके। अच्छा, मैं कहता हूं कि चलो अडानी जी नहीं है सदन में, बिल्कुल मैं उपराष्ट्रपति को सलाम करता हूं, बिल्कुल जो नहीं है सदन में रिकॉर्ड उसकी भी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए,
ये सुरेश पे क्यों बात हुई आज? इसको क्यों नहीं रिकॉर्ड से निकाला गया? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि आंतरिक मामला है? कि सुरेश का मामला इसीलिए उलझा है क्योंकि बीजेपी के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं वो इतने अब मतलब ये हो गए, मोटी चमड़ी के हो गए कि उनको मालूम है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे कुछ दिनों के बाद फेल हो रहे। मुझे पता है कि जब अजित पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई थी तो क्या बीजेपी ने तांडव मचाया था कि देखिए 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति, और अब पहाड़ के नीचे आया। अब ये 25,000 घोटाला निकलेगा। अब मोदी जी करप्शन रोक देंगे, जो करप्ट है जेल में जाएंगे। दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अरे कुछ दिनों के बाद दादा चक्की पिसिंग, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिलकर आटा खाई, ये हो गया। अब उनको 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की वो उन्होंने कहा कि भाई इनके पास सबूत ही नहीं इनकम टैक्स से। तो इस देश का इनकम टैक्स इतना नालायक और नाकारा है, हमारे टैक्स पेयर से पैसे से उनको ऊपर लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती। जिस अधिकारी ने दादा का संपत्ति जब्त की उसको टर्मिनेट कर लेना चाहिए। टर्मिनेट। टाइगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने कई नाम ले लिए, अजीत पवार का नाम ले लिया जो जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है, एकनाथ शिंदे का नाम ले लिया, ऑटो चलाते थे, जेल जाते जाते बचे, हेमंत बिस्व शर्मा, इतनी बड़ी बुकलेट आई थी उनके खिलाफ करप्शन की। फिर हम देख रहे हैं ओम बिरला को देख रहे हैं, ओम बिरला कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। हम फिर अभी धनखड़ साहब को देख रहे हैं, तमाम मंत्रियों को देख रहे हैं मोदी जी के। क्या मोदी जी मेरिट पसंद नहीं करते? मेरिट हो, प्रतिभा हो, क्या है मतलब? रबर स्टैंप चाहिए होती है, रबर स्टैंप होना चाहिए, रबर स्टैंप होना चाहिए और आपके आदेशों से चलना चाहिए। स्व विवेक आप तिजोरी में बंद करके आइए तो आपको किसी भी बड़े पोस्ट पे रखा जाएगा। टाइगर कह रहे हैं कि मेरिट जो है, मेरिट पैमाना नहीं है। मोदी जब नियुक्ति करते हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो धनखड़ जैसे या फिर कई राज्यों के गवर्नर हो, जिस तरह के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मोदी जी ने रखे हैं अपने, आप कह सकते हैं जो नवरत्न है सो कॉल्ड, मेरिट वहां पर क्राइटेरिया नहीं है, रबर स्टैम्प क्राइटेरिया है। ये बात इन्होंने कही। हेमंत जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि समय हो रहा है। क्या कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जयराम रमेश जितनी सीनियर लीडरशिप है, क्या उनकी बातचीत चल रही है? तृणमूल के साथ बातचीत चल रही है, समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, शरद पवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, स्टालिन के साथ, बाकी जो भी विपक्ष के लोग हैं, हेमंत सोरेन से लेकर अखिलेश यादव तक, क्या सबसे बातचीत हो रही है? और व्हाट इज द रिस्पॉन्स? विपक्ष का मूड क्या है? नहीं, देखिए दीपक जी, अभी तक ऑफिशियली किसी ने भी इस बारे में कोई शब्द नहीं बोला है ऑफिशियली, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो ये है कि खड़गे साहब इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं थ्रू जयराम रमेश, और 70 सिग्नेचर हो चुके हैं अभी तक। जब हम बात कर रहे हैं तो 70 सिग्नेचर हो चुके हैं। इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इनिशियल दिमाग में ये था, जब मैं आपके पास शो पे आया उससे पहले मैंने बात की, तो पहले प्लानिंग ये है कि कल ही नोटिस मूव कर दिया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन उस पर डिपेंड करेगा कि एक ओवरऑल ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आज रात को क्या बनती है, जब सारे लोग आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल टाइप की बात करेंगे और किस तरीके से, क्योंकि हाउस का टाइम अभी कम रह गया, हाउस का सेशन खत्म होने वाला है और 14 दिन का क्लियर कट मैसेज चाहिए एज पर संविधान। अब समस्या क्या है कि जो विपक्ष का जो खेमा है पूरे का पूरा, वो बेशक अडानी के नाम पर बेशक बट जाए, लेकिन धनखड़ साहब ने यहां पर किसी दल को नहीं बख्शा है जो विपक्ष में है। सबके सांसदों के साथ वही कांग्रेस के साथ करते हैं। देखिए, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी दीपक जी, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, जो हिंदुस्तान के संविधान में स्पीकर की या चेयरमैन की जो पद है ना, वो सदन के अभिभावक का पद है। वो उस पर सबसे बड़े, सबसे ऊंचे आसन पर बैठते हैं और उनका काम संसद के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना है। और विपक्ष के अधिकार ज्यादा, क्योंकि उस पर होते हैं फायरिंग लाइन में, तो उसका संरक्षण ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे और सोमनाथ चटर्जी साहब चेयर पे थे लोकसभा में। आपको याद है कैसे फूट फूट के रो रहे थे? रो रहे थे अभिभावक के नाते सोमनाथ चटर्जी ने, योगी रो रहे थे जी, योगी बिलक रहे थे, रोना नहीं कहते उसको, बिलक रहे थे वो संसद के अंदर कि साहब मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे। और आप वो सीन याद कीजिए जब सोमनाथ चटर्जी ने एक अभिभावक के नाते उसने कहा, जब तक मैं यहां बैठा हूं आपको कुछ नहीं होगा, आई एंश्योर, आई गारंटी यू। ये होती है चीज, उस पद की गरिमा। चाहे विपक्ष के सांसद थे वो, और सबसे मुखर सांसद थे, कंट्रोवर्शियल भी थे, उसके बावजूद भी सदन के अभिभावक के नाते उनका क्या रोल रहा है। बड़ी बात देखिए, अब आप देखिए, बिग बड़ी बात आपने कही।
एक मिनट, बड़ी बात आपने कह दी हेमंत अत्री। उन्होंने कहा कि सदन में स्पीकर का काम, अध्यक्ष का काम है कि अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछो, लेकिन यहां तो अध्यक्ष खुद रुला रहे हैं, खुद ही रुला रहे हैं वो जी। खून के आंसू रुला रहे हैं। वो सीन क्रिएट करने की क्या, देखिए मैं बताता हूं आपको, इसके पीछे एक मानसिकता है। पिछले कुछ दिनों से इनको राष्ट्रपति बनने का चाव, इनके जीवन की आखिरी इच्छा है राष्ट्रपति बनना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मोदी जी के दिमाग में कुछ और है, कमिटमेंट्स भी कुछ और है। आपके एक पूर्व सीजीआई साहब को भी इस तरह की मन कर रहा है कि वो भी बन जाए, शायद उनकी भी इच्छा है। तो इस देश में इच्छा बहुत है। मोदी जी का समस्या क्या है कि जो इन्होंने उनके सामने नंबर बनाने के लिए खेल किया है इस चेयर पे बैठ के, वो आज मोदी जी के गले की आफत बन गया है, पूरी एनडीए सरकार की आफत बन गया है। भाजपा के लिए आज शर्मनाक स्थिति ये हो गई है कि वो कैसे डिफेंड करेंगे, हाउ विल दे डिफेंड द चेयर। और ये चेयर पर होंगे नहीं, क्योंकि इनके तो एक रेफरेंस दिया जाएगा ना कि इन्होंने उस मामले में ये किया, उस मामले में ये किया, तो दे विल बी डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल कंडक्ट। इस कुर्सी का जो व्यवहार है, वो जो धनखड़ साहब ने किया है, वो व्यवहार सबसे बड़ा शपथ आप किस बात की लेते हैं? जब आप संविधान की शपथ लेते हैं कि विदाउट फियर और फेवर, तो इनका तो फेवर ओपन एंड शट केस है, ब्लेटेंट है। जिस तरीके से फेवर करते हैं और जिस तरीके से विपक्ष को रोकते नहीं, हड़काते और डिमीन करते हैं, वो अपने आप में इस देश में ना देखा गया ना सुना गया किसी भी चेयर के द्वारा, किसी भी हाउस में। अपमानित करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो कंडक्ट है उससे समूचा विपक्ष जो है वो नाराज है। लखड़ा साहब, समय हो रहा है, 1 मिनट का समय, 1.5 मिनट का बचा है। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली मिस्टर धनखड़ ने मिस्टर मोदी की बेइज्जती करा दी? अगर मैं स्ट्रेट कह दूं, बेइज्जती हुई है मोदी जी की? नहीं, बेइज्जती होता क्या है कि जिन लोगों ने उनको अपॉइंट किया है, उन लोगों को बेइज्जती से कोई परवाह नहीं है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बेइज्जती वो बेइज्जती इज्जत को बेच के खा चुके हैं। जिन पदों पर वो लोग बैठे हुए हैं, देश के सर्वोच्च पदों पर, उन लोगों को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। वो चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन से उल्टे सीधे काम करवाते हैं। संसद के भीतर वो उलझुल जो पीठासीन अधिकारी हैं, दोनों सदनों के जो भी अधिकारी हैं, पीठासीन सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, उनके थ्रू विपक्ष के खिलाफ क्या क्या उलझुल बकवाते हैं। और देश के जो ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों के मन में, चाहे वो उपराष्ट्रपति भूतपूर्व हो या राष्ट्रपति भूतपूर्व हो, किसी के प्रति कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा क्रिएट किया है भारत के इन बड़े पदों के जनमानस पटल पर कि अगर हमसे कोई ऑब्लिगेशन लेना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के ले आना। और आज एक पद एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो सगुफा चल रहा है, आज मैं हाउस में था तो वहां चर्चा चली कि इसी सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। कोई मतलब इसका नहीं है। देश की समस्याओं से, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का कुंडा गोल हो रहा है, माल गोल हो रहा है अर्थव्यवस्था का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शंस का प्रस्ताव जो रखा है, जो कोविड साहब ने, उस पर बहस होनी है। तो ऐसा चीजें, ऐसे रबड़ स्टैंप जो इन्होंने बनाए हैं आज तक, वो मूर्तियां मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी और इन लोगों को तो सबसे ज्यादा करेंगी। जी दोस्तों, सारे पैनलिस्ट को आपने सुना, एक्सपर्ट्स को सुना, और जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूं और आप भी निष्कर्ष पे पहुंच ही रहे होंगे कि सबका मानना है, जितने भी पैनलिस्ट हैं, कि उपराष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छा क्षण नहीं है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इतिहास में पहली बार। लेकिन अगर आप गलती देखें तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी कटघरे में खड़े दिखते। अगर एक बेहतर आदमी पसंद किया होता, अगर एक बेहतर चॉइस होती, मेरिट पे चॉइस होती, तो ये नौबत भी नहीं आती। दरअसल जो हेमंत अत्री साहब ने कहा कि पानी गले तक ऊपर आ चुका था, इस तरह का उनका कंडक्ट था। बात बात पे अपमानित करना, बात बात पे बीजेपी का साइड लेना, पार्टीशन रोल जो था उनका, जिस तरह से पक्षपात करते थे, ये नौबत आनी ही थी। और सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष जो थोड़ा अडानी पे बट रहा था, धनखड़ साहब के कंडक्ट ने उसे फिर से एक कर दिया। अब दोस्तों, इस अविश्वास प्रस्ताव के चलते क्या धनखड़ साहब की कुर्सी जाएगी, नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं। क्वेश्चन है कि देश में पहली बार
देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अत्री साहब आप आए, टाइगर आपने समय निकाला, और लखेड़ा साहब आप सब आए। तीनों ही एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।